माय नेम इज़ साक्षी आर्या और आज हम पढ़ेंगे द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास 8 के बारे में। लास्ट क्लास में हमने क्लास 7 के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने गारंटी और इंडेमनिटी के प्रोविजंस पढ़े थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। इस क्लास में हम पढ़ेंगे बेलमेंट के चैप्टर एंड अदर प्रोविज़न, जो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं चैप्टर 9, जिसमें बेलमेंट के क्या है, बेलमेंट के प्रोविज़न दिए गए हैं। सेक्शन 148 में बेलमेंट, बेलर एंड बेली को डिफाइन किया गया है। ठीक है, बेलमेंट क्या होगा? बेलमेंट इज़ ए डिलीवरी ऑफ गुड्स वन पर्सन टू अनदर फॉर ए सम पर्पज़। इसमें बेलमेंट एक ऐसी प्रोसीडिंग्स है जिसमें कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी पर्पज़ के लिए कुछ डिलीवर करता है अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट दे शैल व्हेन द पर्पज़ इज़ अकॉम्प्लिश, कि जब तक वो पर्पज़ ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक कि वो पर्पज़ पूरा नहीं हो जाता, तब तक वो उसको गुड्स को डिलीवर करता है और या फिर रिटर्न करता है। अदरवाइज डिस्पोज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग, या फिर उस व्यक्ति के डायरेक्शन पर, जो जिस व्यक्ति के लिए बेलमेंट करना है उस व्यक्ति के डायरेक्शन पर उसको डिलीवर करता है या फिर डिस्पोज करता है या फिर रिटर्न करता है। ठीक है, द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड, जो व्यक्ति उस गुड्स को डिलीवर करता है उसको बेलर कहते हैं, एंड जिस व्यक्ति के लिए वो गुड्स डिलीवर होता है उसको बेली कहते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में हम पढ़ते हैं, इफ़ ए पर्सन इज़ ऑलरेडी इन द पोजीशन ऑफ गुड्स ऑफ अनदर, अगर कोई व्यक्ति के पोजीशन में कोई गुड्स है किसी व्यक्ति का जो कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत होल्ड करता है एज ए बैली, एंड ही देयर बाय बिकम द बैली, और बाद में क्या है वो बैली बनता है, एंड द ओनर बिकम द बेलर, और जो ओनर है उस गुड्स का वो बेलर बन जाता है। दे मे नॉट हैव बीन डिलीवरी बाय द वे ऑफ बेलमेंट, तो इस केस में क्या है, ये क्या है, डिलीवरी बेलमेंट के द्वारा नहीं होगी, वो एज ए ओनर उसको डिलीवर कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 149 में हम पढ़ते हैं डिलीवरी कैसे की जाएगी, ये हमें सेक्शन 149 में हमें बताया है। द डिलीवरी टू द बेली मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग, कुछ भी करके, विच हैज़ बिन इफेक्ट द पुटिंग ऑफ गुड्स इन द पोजीशन ऑफ इंटेंडेड बेली। इसमें बताया है कि वो उस गुड्स की डिलीवरी बेली के पोजीशन में लाने के बाद कुछ भी ऐसा कोई कार्य करके जिसमें उसका पोजीशन गुड्स का बेली के ऑथराइजेशन में आ जाए, जिसमें पर्सन ऑथराइज टू होल्ड देम ऑन दिस बिहाफ। तो 149 में हमें बेली की डिलीवरी के ऑथराइजेशन के बारे में बताया है। ठीक है, 150 में हम पढ़ते हैं बेलर्स की ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स बेल्ड। इसमें बेलर की ड्यूटी है कि जो गुड्स आपने डिलीवर करा है उसके अंदर कोई डिफेक्ट है या फिर कोई भी एरर प्रोविज़न है, या फिर मतलब ऐसा कोई गुड्स है जो डिस्पोजल वाला है, तो उस केस में क्या है, बेलर की ये ड्यूटी होगी कि वो बेली को उस बारे में इन्फॉर्म करे, उसके डिफ़ॉल्ट को क्या है, डिस्क्लोज करे। तो बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज द बेली फॉल्ट इन गुड्स बेल्ड। इसमें बताया है गुड्स बेल्ड एंड विच द बेलर इज अवेयर, जिसमें क्या है, बेलर अवेयर है, एंड मेटेरियल इंटरफेरेंस विद द यूज ऑफ देम एक्सपोज द बेली को वो एक्सपोज करेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिस्क, कि उससे अगर गुड्स के डिलीवर होने पर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिस्क होता है, ही डज नॉट मेक द डिस्क्लोज, अगर वो डिस्क्लोजर नहीं करता है, ही इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डैमेज अराइजिंग टू द बेली। अगर बेली को कोई डैमेज अराइज होता है उस प्रोविज़न से, उस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिस्क से, तो उसके लिए बेलर रेस्पॉन्सिबल होगा, और बेली डायरेक्टली फ्रॉम द सच फॉल्ट, उन फॉल्ट से। ठीक है, इफ़ द गुड्स आर बेल्ड फॉर हायर द बेलर इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर सच डैमेज, अगर बेली क्या है उन गुड्स को हायर भी करता है और उसके लिए उससे कोई डैमेज होता है तो वो उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि इसमें बारे में नॉलेज रखता हो एग्जिस्टिंग फॉल्ट के बारे में। इसमें बताया वेदर ही वाज एंड वाज नॉट अवेयर द एग्जिस्टिंग ऑफ सच फॉल्ट इन गुड्स बेल्ड, चाहे वो उसके फॉल्ट्स के बारे में जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन उसको गुड्स की जो भी मतलब नेचर या ट्रांजैक्शन है उसके बारे में बेली को क्या है, इन्फॉर्म करना होगा। ठीक है, फर्स्ट इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं, ए लैंड्स ए हॉर्स विच ही नो टू बी विशिशियस टू बी एंड ही डज नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट दैट द हॉर्स इज विशिशियस, द हॉर्स इज रन अवे एंड बी इज थ्रोन एंड इंजर्ड, ए इज रेस्पॉन्सिबल टू बी फॉर डैमेज। तो हॉर्स की कंडीशन के बारे में बी को क्या बताता नहीं है ए, तो उस कंडीशन में अगर हॉर्स भाग इंजर्ड हो जाता है तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, वो ए रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, ए हायर करता है एक कैरेज बी के लिए और कैरेज अनसेफ है, तो उस केस में भी क्या है,
ए इंजर्ड हो जाता है, ए हायर करता है कैरेज सॉरी बी से, तो ए इंजर्ड हो जाता है तो बी रेस्पॉन्सिबल होगा ए की इंजरी के लिए। ठीक है, सेक्शन 151 में बताया है केयर टू बी टेकन बाय द बेली, कि केयर कैसे की जाएगी अगर किसी ट्रांजैक्शन में कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस में कोई केयर करनी है तो उस केस में बेली के द्वारा किस प्रकार उस बेलमेंट में कैसे करी जाएगी। ठीक है, इन ऑल केसेज ऑफ बेलमेंट द बेली इज बाउंड टू बी टेकन एज मच ऑफ केयर ऑफ गुड्स बिल्ड टू हिम एज ए मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रेडेंस, मतलब वो अपनी क्या है वो एज ए ऑर्डिनरी मैन के रूप में वो उसकी केयर करेगा। ठीक है, अंडर द सिमिलर सर्कमस्टांसेस टेक ऑफ हिज ओन गुड्स, अपने खुद की गुड्स की तरह, जैसे कि उसने वो उसका ही सामान है, सम बल्क ऑफ क्वालिटी एंड वैल्यू ऑफ द गुड्स, उस क्वालिटी को या वैल्यू को, ताकि वो डिस्पोजल वाली थिंग ना बन जाए, इसलिए वो उसकी टेक केयर ऐसे करेगा जैसे कि वो खुद का सामान हो। ठीक है, 152 में हम आते हैं बेली वेन नॉट लाइबल फॉर लॉस इटीजी ऑफ थिंग्स बेल्ड, उन थिंग्स के लिए जो उन्होंने बेल्ड की हैं तो उसके लिए वो कब उसके लॉस के लिए लाइबल नहीं होगा। द बेली इन द एब्सेंस ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की एब्सेंस में, या फिर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉस एंड डिस्ट्रक्शन एंड डेट्रियोरेशन ऑफ द थिंग्स बेल्ड इफ़ ही टेकन द अकाउंट्स ऑफ द केयर, अगर वो अकाउंट्स ऑफ द केयर करता है, अमाउंट्स रखता है उस चीज़ का, ड्यू रिजनेबल केयर रखता है, डिस्क्राइब जो 151 में हमें बताया है, तो वो उस लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। 153 में हम आते हैं टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेलीज एक्ट इन कंसिस्टिंग विद कंडीशन, कि बेलमेंट की जो कंडीशन है मतलब सॉरी बेलमेंट का जो टर्मिनेशन कैसे होगा अगर बेली का कोई कार्य है वो बेलमेंट की कंडीशन से इनकंसिस्टेंट है, तो इस प्रोविज़न में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट इज़ अवॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बेलर, तो बेलर के ऑप्शन पर वो अवॉइडेबल है, बेलर उसमें परफॉर्मेंस नहीं देता है, तो बेली डज एनी एक्ट, तो बेली उसमें कोई ऐसा कार्य करता है गुड्स जिसमें बेल किए गए हैं जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अगेंस्ट में है, या जो इन कंसिस्टेंट है उसके प्रोविज़न के अगेंस्ट में, उसकी कंडीशन के अगेंस्ट में, तो उस केस में क्या है उस बेलमेंट का टर्मिनेशन हो जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन से हम समझते हैं ए लेट्स टू बी फॉर हायर ए हॉर्स फॉर हिज ओवन राइडिंग, बी ड्राइव द हॉर्स फॉर हिज कैरेज, दिस इज एन ऑप्शन ऑफ ए टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट, तो क्या है ए ने हायर करा था हॉर्स बी के लिए और बी ने बाद में कैरेज कर लिया, तो ए का टर्मिनेशन हो जाता है बेलमेंट का। ठीक है, 154 सेक्शन में हम आते हैं लाइबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स बेल्ड, इसमें लाइबिलिटी क्या होगी जब उसने जो गुड्स है उसके पोजीशन में नहीं है, उसके ऑथराइजेशन में नहीं है, जो बेल्ड गुड्स है और उसका उसने यूज़ करा है, तो उसकी लाइबिलिटी हमें 154 में बताई है। क्या बताया है इसमें, इफ़ द बेली मेक्स एनी यूज़ ऑफ गुड्स बेल्ड, अगर कोई बेली ऐसा कोई गुड्स का यूज़ करती है जो उसको बेल्ड की गई है, इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ बेलमेंट, जो बेलमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है, then he shall be liable, then he is liable to make compensation to the bearer for any damage arising for the goods and during the use of them, उन गुड्स का यूज़ करने के लिए वो बेलर को कंपनसेट करेगा। ठीक है, फर्स्ट इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए लैंड्स ए हॉर्स टू बी फॉर हिज ओवन राइडिंग, तो ए लैंड्स करता है हॉर्स को बी के खुद के सॉरी ए खुद के अपने राइडिंग के लिए, और बी उसको अलाउ कर देता है सी के फैमिली मेम्बर को, तो उस केस में सी राइड्स करता है और हॉर्स एक्सीडेंटली उसको गिरा देता है, इंजर्ड कर देता है, तो बी इज लाइबल, बी कंपनसेट करेगा ए को इंजरी के लिए। ठीक है, बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए हायर करता है हॉर्स को कोलकाता से एक्सप्रेसली मार्च करने के लिए बनारस में, ए राइड्स करता है उस पर ड्यू केयर के साथ में, बट मार्च टू अटैक इंस्टेड, उस पर अटैक होता है तो हॉर्स एक्सीडेंटली गिर जाता है, इंजर्ड हो जाता है, तो ए इज लाइबल टू कंपनसेशन टू बी फॉर इंजरी ऑफ द हॉर्स। ठीक है, 155 सेक्शन में हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विद बेलर्स कंसेंट ऑफ हिज गुड्स विद बेलीज, इसमें क्या है कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा अगर बेलर की कोई कंसेंट मिलती है गुड्स के लिए जो बेली के साथ में है, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा 155 में डिफाइन किया गया है। इफ़ द बेली विद द कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्स द गुड्स ऑफ द बेलर, इसमें क्या है कि बेली अपने गुड्स को बेलर की कंसेंट से गुड्स को मिक्स कर देती है विथ हिज ओवन गुड्स, खुद के गुड्स के साथ में, तो बेलर एंड बेली हैव द एन इंटरेस्ट इन पोर्शन ऑफ देयर रेस्पेक्टिवली शेयर, तो वो क्या है सेम इंटरेस्ट रखेंगे एक पोर्शन में और उस शेयर में जिसमें कि वो मिक्सचर क्या है प्रेस्क्राइब किया गया है या प्रोड्यूस किया गया है दोनों के द्वारा। ठीक है,
156 में हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन बी सेपरेटेड। इफेक्ट क्या होगा मिक्सचर का अगर बेलर की कंसेंट के बगैर वो गुड्स सेपरेट हो जाता है। 155 में तो हमने पढ़ा कि वो उसकी कंसेंट से क्या है इंक्लूड होता है, लेकिन उसकी कंसेंट के बिना ही उसको सेपरेट कर दिया जाता है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा 156 में हम आगे पढ़ते हैं। इफेक्ट द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्स द गुड्स ऑफ द बेलर विथ हिज ओन गुड्स। अपने गुड्स के साथ में उसके गुड्स को मिला दिया है बेलर की गुड्स को, तो गुड्स कैन बी सेपरेटेड और डिवाइडेड। तो गुड्स क्या है सेपरेट हो जाएंगे और डिवाइड हो जाएंगे। प्रॉपर्टी इन गुड्स रिमेन्स ऑफ द पार्टी रेस्पेक्टिवली। और जो प्रॉपर्टी है वो गुड्स में क्या है वो पार्टीज के पास आ जाएगी जो कि उनका प्रॉपर शेयर है। तो बेली इज बाउंड टू बियर। और अगर कोई एक्सपेंसेस होता है उस सेपरेशन या डिवीजन से, तो बेली उसमें बाउंड होगा उस एक्सपेंसेस को देने के लिए, ठीक है, और डैमेज अराइज उस मिक्सचर को देने के लिए, ठीक है। आगे इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए बेल्स 100 बॉल्स ऑफ कॉटन मार्क्ड विद ए पार्टिकुलर मार्क टू बी एंड बी without A's consent mix the 100 balls with the other balls of his own bearing a different mark। तो इसमें डिफरेंट मार्क उसने कर दिए बाद में उसके गुड्स के साथ मिलाकर। तो ए इज एंटाइल्ड टू हैव द 100 बॉल्स ऑफ रिटर्न। तो वो 100 बॉल रिटर्न करने का क्या है राइट रखता है, लेकिन बी इज बाउंड टू जो एक्सपेंसेस होगा सारा उसके लिए बी क्या है खर्चा उठाएगा, ठीक है। 157 में हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। इसमें मिक्सचर का क्या इफेक्ट होगा अगर बेलर की कंसेंट के बिना में उसको मिक्स किया गया है तो गुड्स सेपरेट नहीं होता है। तो उस केस में इफ़ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर, अगर बेली बेलर की कंसेंट के बिना मिक्स करती है गुड्स को अपने खुद के गुड्स के साथ में उसी मैनर में कि इम्पॉसिबल है उसको सेपरेट करना, मतलब दोनों के गुड्स इस प्रकार है कि वो एक दूसरे से क्या है सेपरेट नहीं हो सकते हैं, तो बेल्ड फ्रॉम द अदर गुड्स एंड डिलीवर देम बैक, और उसको क्या है डिलीवर नहीं किया जा सकता, तो बेलर इज एंटाइल टू कंपनसेट। तो उस केस में क्या है बेलर एंटाइल होगा कंपनसेशन के लिए जो कि लॉस उस गुड्स का उसको हुआ है बेली के मिक्सचर के तो इस केस में क्या है कि बेलर क्या है वो कंपनसेट किया जाएगा बेली के द्वारा उस लॉस ऑफ गुड्स के लिए, ठीक है। आगे इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए बेल्स ए बैरल ऑफ द कैफ फ्लोर वर्थ रेस्ट 45 टू बी एंड बी विदाउट एज कंसेंट मिक्स द फ्लोर विद द कंट्री फ्लोर ऑफ हिज ओवन। तो इन्होंने क्या है इस कैफ फ्लोर को कंट्री फ्लोर के साथ मिक्स कर दिया जिसका रेट्स है 25 ऑफ बैरल। तो ए कंपनसेट करेगा बी कंपनसेट करेगा ए को फॉर लॉस ऑफ द फ्लोर, ठीक है। इस 8 में हम पढ़ते हैं रिपेमेंट बाय बेलर ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस। अगर कोई रिपेमेंट होता है बेलर के द्वारा जो नेसेसरी एक्सपेंसेस जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में लॉसेस या डैमेज हुए हैं तो वो हमें इसमें बताए हैं। वेयर बाय द कंडीशन ऑफ द बेलमेंट की कंडीशन में गुड्स आर टू बी केप्ट, गुड्स को रखा गया है कैरियर ले जाया गया है, हैज़ वर्क टू बी डन अपॉन द बाय बेली के द्वारा या बेलर के लिए। तो बेली इज रिसीव नो रिमोनरेशन। तो बेली को क्या है उसमें कोई रिमोनरेशन नहीं मिला है, उसको मुआवजा उस चीज़ का नहीं मिला है, तो बेलर शैल रिपे। तो बेलर उसको क्या है रिपे करेगा बेली को जो नेसेसरी एक्सपेंसेस इनक्योर्ड हुए हैं उस बेलमेंट के पर्पज़ के हिसाब से, ठीक है। 159 में हम पढ़ते हैं रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स लैंड ग्रेटिट्यूसली। उन गुड्स को रिस्टोर करना जो उसने ग्रेटिट्यूसली बेनिफिट लिया है उन गुड्स का, ठीक है। इसमें क्या बताया है कि द लैंडर ऑफ ए थिंग फॉर यूज मेट एनी टाइम रिक्वायर इट्स रिटर्न। अगर कोई थिंग्स का लैंडर है वो उसका यूज़ करता है किसी भी टाइम पर तो वो उसमें रिक्वायर करता है कि उसको रिटर्न किया जाए। एंड लोन वॉज ग्रेटिट्यूस इवन थॉट ही लैंड इट फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम एंड पर्पज़। तो उसने क्या है उसको लैंड करा है स्पेसिफाइड टाइम एंड पर्पज़ के लिए। तो बट इफ़ ऑन द फेथ ऑफ सच लोन मेड फॉर स्पेसिफाइड टाइम एंड पर्पज़ द बोरोवर हैज़ एक्टेड इन सेम मैनर। मतलब जिसने धन उधार लिया है जिसको लैंड किया गया है वो उसको उस थिंग्स को जो टाइम उसके उनके बीच में एग्रीड हुआ है कि उससे कि अगर एक्सीड टाइम होता है तो उनको लॉस हो जाएगा, तो उस टाइम के भीतर क्या है वो उसको रिटर्न कर देगा जो कि बेनिफिट उसने एक्चुअली ड्राइव्ड किया है उस लोन से। और लैंडर मस्ट इफ कंपिल, और उसके लिए लैंडर क्या है उसको रिटर्न करने के लिए कंपिल कर सकता है और इंडेमनिफाई होगा बोरोवर उस लॉस और डैमेज के लिए जो क्या है टाइम ऑफ एक्सेस में उस लैंडर को हुआ है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं 160 की तरफ, जिसमें रिटर्न ऑफ गुड्स बिल्ड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम एंड अकम्प्लिस ऑफ पर्पस, कि गुड्स का रिटर्न कब किया जाएगा, जो बेलमेंट का कोई गुड्स है उसका रिटर्नेबल कैसे किया जाएगा अगर टाइम का एक्सपायर हो गया या फिर कोई पर्पस अकम्प्लिस हो जाता है, तो उस केस में इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न। तो ये क्या है, बेली की ड्यूटी होगी कि वो उस गुड्स को रिटर्न करे, डिलीवर करे अकॉर्डिंग टू बेलर डायरेक्शन, बेलर की डायरेक्शन पर, जो कि गुड्स उसके गुड्स बेल जो उसके ऑथराइजेशन में उसके पोजेशन में है, विदाउट डिमांड, मतलब बेलर की डिमांड के बिना ही, एज सुन एज फॉर विच दे आर बेल्ड हैज़ बीन एक्सपायर, मतलब जो टाइम एक्सपायर होने से पहले, कि उनके बीच में कोई एग्रीड टाइम है कि इस पीरियड तक बेलमेंट हो जाना चाहिए और उस गुड्स का बेलमेंट होने पर उसको रिटर्नेबल होना चाहिए। अगर उस टाइम पीरियड के एक्सपायर होने से पहले वो दे देता है तो उस केस में क्या है, ये बेली की ड्यूटी होगी। और द पर्पस फॉर विच, और क्या है, पर्पस अगर उसका पूरा हो जाता है कि मतलब किस पर्पस से उसने बेलमेंट करा है उस गुड्स का, ठीक है, तो ये क्या होगी, ये बेली की ड्यूटी होगी। आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 160 की तरफ, जिसमें बेली की रेस्पॉन्सिबिलिटी है व्हेन द गुड्स आर नॉट ड्यूली रिटन। आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 161 की तरफ, जिसमें बेली की रेस्पॉन्सिबिलिटी है जब गुड्स रिटनेबल नहीं होते हैं। इफ़ बाय द डिफ़ॉल्ट ऑफ द बेली के डिफ़ॉल्ट पर गुड्स आर नॉट रिटर्न, अगर वो रिटर्न नहीं होते हैं या डिलीवर या टेंडर नहीं होते हैं प्रॉपर टाइम पर, तो ही इज़ रेस्पॉन्सिबल टू द बेली फॉर एनी लॉस, डिस्ट्रक्शन एंड डेट्रियोरेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द टाइम। उस टाइम के लिए वो उस लॉस, डिस्ट्रक्शन और डेट्रियोरेशन के सेक्शन 161 में हम पढ़ेंगे कि बेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी जब गुड्स अगर उसको ड्यूली रिटर्न ना होता हो। तो इस केस में क्या है, इफ़ बाय द डिफ़ॉल्ट, बेली की डिफ़ॉल्ट पर क्या होता है कि गुड्स अगर रिटर्न नहीं होता है या डिलीवर नहीं होता या टेंडर नहीं होता है प्रॉपर टाइम में, तो क्या है, वो रेस्पॉन्सिबल होगा बेलर के लॉस, डिस्ट्रक्शन और डेट्रियोरेशन वो गुड्स के लिए जो प्रॉपर टाइम में उसको डिलीवर करना था, रिटर्न करना था या टेंडर करना था, तो इसके लिए बेली की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, आगे आते हैं सेक्शन 162 की तरफ, जिसमें टर्मिनेशन ऑफ ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट बाय डेथ। अगर कोई बेलमेंट है उसका ग्रेटिट्यूअसली यूज़ हो रहा है, बेनिफिट लिया जा रहा है, तो उसका टर्मिनेशन कब होगा, डेथ के द्वारा। एक ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट इज टर्मिनेटेड बाय डेथ आइदर बाय द बेली और बेली। इसमें बताया है कि कोई जो बेलमेंट है वो उसका ग्रेटिट्यूअसली यूज़ अगर बेलर के द्वारा किया जा रहा है तो बेलर की डेथ के बाद में वो टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर बेली के द्वारा किया जा रहा है तो उस केस में भी क्या है, बेली की डेथ के बाद में वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, 163 में हम पढ़ते हैं बेलर्स इज एंटाइल टू इंक्रीज प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स बिल्ड। बेलर क्या है, जो इंक्रीज और प्रॉफिट हुआ है गुड्स बिल्ड पर, वो बेलर एंटाइल कैसे करता है, इसमें बताया है इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रेरी, कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई अदरवाइज प्रोविजन नहीं है उसके अलावा, बेली इज बाउंड टू डिलीवर द बेलर अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन फॉर इंक्रीज एंड प्रॉफिट। अगर कोई गुड्स बेल्ड हुआ है तो उसमें कोई इंक्रीज और प्रॉफिट हुआ है तो उसके लिए क्या है, बेली बाउंड होगा बेलर को देने के लिए। ठीक है, अक्योर्ड फ्रॉम द गुड्स ऑफ द बेल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके इलस्ट्रेशन हम पढ़ते हैं। ए लीव्स ए काउ इन कस्टडी ऑफ बी टू बी टेकन केयर ऑफ एंड द काउ हैज़ ए काफ। तो ए ने क्या है, अपनी गाय को बी की कस्टडी में छोड़ा, तो क्या है, उससे गाय को एक बछड़ा हुआ जिसमें कि बी इज़ बाउंड, उस बछड़े को ए को देने के लिए बाउंड है। ठीक है, 164 में हम पढ़ते हैं बेलर्स रेस्पॉन्सिबल टू बेली। बेलर बेली के लिए रेस्पॉन्सिबल कब होगा, द बेलर इज रेस्पॉन्सिबल टू द बेली फॉर एनी लॉस विच द बेली मे सस्टेन बाय द रीजन ऑफ बेलर वॉज नॉट इंटाइल टू मेक। बेली के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा जिसमें बेली को क्या हुआ है, लॉस हुआ है, जिसमें बेली सस्टेन करती है बाय द रीजन, जिसमें बेलर क्या है, एंटाइल नहीं करता उस बेलमेंट को, और फिर भी बेलमेंट ने उससे कोई बेनिफिट उठाया है तो बेलर उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा या बेली के लॉस के लिए, और रिसीव करेगा उस गुड्स को जो उसने लिया है, गिव द डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली ऑफ देम, जो डायरेक्शन दिया गया है उस बेलमेंट में उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, 165 में हम पढ़ते हैं बेलमेंट बाय सेवरल जॉइंट ओनर्स। बेलमेंट कैसे होगा, सेवरल जॉइंट ओनर्स के बेस पर। If several joint owners of the goods build them, the bailey may deliver them back to according to the direction of one of joint owner without the consent of all in absence of any agreement to the contrary। इसमें बताया है अगर एक से अधिक ओनर हैं गुड्स के
और वो गुड्स हमने किसी को बेल्ड करा है, तो जिस व्यक्ति को बेल्ड करा है वो बेली उसको डिलीवर करेगा बैक वन ऑफ जॉइंट ओनर, मतलब उन ग्रुप ऑफ पर्सन में से किसी एक व्यक्ति को क्या है उसके डायरेक्शन पर क्या है उस गुड्स को डिलीवर कर देगा ऑल की कंसेंट के बिना में, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कंट्रेरी, या फिर कोई एग्रीमेंट कंट्रेरी है उसकी एब्सेंस में क्या है वो एक जॉइंट ओनर को डिलीवर कर देगा, उसको रिटर्न बैक कर देगा। ठीक है, 66 में हम पढ़ते हैं बेली वॉज नॉट रेस्पॉन्सिबल ऑन री डिलीवरी टू बेलर विदाउट टाइटल। अगर बेली उस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा अगर बेलर के द्वारा क्या है री डिलीवरी हुई है बिना किसी टाइटल ऑफ गुड्स के। इफ़ द बेलर हैज़ नो टाइटल टू द गुड्स, अगर बेलर किसी गुड्स पर कोई टाइटल नहीं रखता है तो बेली इन गुड फेथ डिलीवर देम बैक, तो उसको क्या है बेली गुड फेथ में डिलीवर कर देती है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, बेलर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, बेली उस केस में क्या है रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा टू द ओनर ऑफ द रेस्पेक्ट ऑफ द डिलीवरी, उस डिलीवरी के गुड्स के ओनर के लिए किसी भी केस में बेली रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 167 जिसमें राइट टू थर्ड पर्सन क्लेमिंग गुड्स बेल्ड। इसमें क्या है राइट्स है थर्ड पर्सन का कि वो बेलमेंट के गुड्स में से क्लेम कर सकता है। इफ़ ए पर्सन अदर देन द बेलर, अगर कोई व्यक्ति है बेलर की बजाय तो वो क्लेम कर सकता है गुड्स बेल्ड, ही में अप्लाई टू द कोर्ट स्टॉप द डिलीवरी ऑफ गुड्स टू द बेलर एंड डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स। इस केस में क्या बताया हमें कि कोई थर्ड पर्सन है वो बेलमेंट्स के किसी भी गुड्स में बेलर और बेली की बजाय है क्लेम कर सकता है उस गुड्स बेल्ड के लिए और अप्लाई कर सकता है कोर्ट में कि उस गुड्स को बेलर की डिलीवरी देने से स्टॉप कर दिया जाए और उसका टाइटल डिसाइड किया जाए। ठीक है, सेक्शन 168 में हम पढ़ते हैं राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स में इशू फॉर स्पेसिफिक रिवॉर्ड ऑफर्ड। इसमें बताया है कि फाइंडर ऑफ गुड्स के राइट्स क्या होंगे अगर वो शूट लाता है स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, तो जो रिवॉर्ड ऑफर्ड किया जाएगा वो इस केस में कैसे होगा। द फाइंडर ऑफ द गुड्स हैज़ नो राइट टू शू, तो क्या है फाइंडर ऑफ गुड्स जिसको गुड्स मिला है उस व्यक्ति का कोई राइट नहीं होगा कि वो वाद ला सके टू द ओनर फॉर द कंपनसेशन फॉर एनी ट्रबल एंड एक्सपेंसेस ऑफ वॉलंटरी इनकर्ड बाय हिम टू प्रिजर्व द गुड्स एंड फाइंड आउट द ओनर। इसमें क्या बताया है अगर किसी भी व्यक्ति को कोई गिरा हुआ सामान मिलता है या गुड्स मिलता है जो बेल्ड है तो वो उसमें क्या है शूट का टाइटल नहीं रखता है, राइट्स नहीं रखता है उस ओनर के अगेंस्ट में कंपनसेशन लेने का, उन ट्रबल या एक्सपेंसेस लेने का जो कि उसने वॉलंटरी इनकर्ड करे हैं उस गुड को प्रिजर्व करने के लिए अपने ऑथराइजेशन में, अपनी पोजीशन में जो उसको फाइंड आउट हुआ है ओनर से। ठीक है, बट ही मे रिटेन द गुड्स, लेकिन वो गुड्स को रख सकता है अगेंस्ट द ओनर अंटिल, जब तक कि वो उससे कंपनसेशन नहीं ले ले, वेयर द ओनर हैज़ इफेक्टेड ए स्पेसिफिक रिवॉर्ड, जब तक कि ओनर को कोई स्पेसिफिक रिवॉर्ड ना मिल जाए उस गुड्स के खोने पर, रिवॉर्ड रिटनेबल रिप्लेसमेंट में। मतलब अगर कोई थर्ड पर्सन है, मतलब कोई फाइंडर ऑफ गुड्स है जिसको गुड्स मिला है, तो वो ओनर के खिलाफ में उन कंपनसेशन जो उसने ट्रबल एक्सपेंसेस वॉलंटरी इनक्योर करे हैं उनके लिए वो नहीं ले सकता कि उसने गुड्स रखा है। लेकिन किस केस में ले सकता है अगर क्या है वो सामान खो जाता है तो उस केस में ओनर को एक स्पेसिफिक रिवॉर्ड मिलता है उस गुड्स के लॉस्ट होने पर उसके रिप्लेसमेंट में, तो उसमें फाइंडर ऑफ गुड्स क्या है उससे कंपनसेशन ले सकता है उस क्या है उसको प्रिजर्व करने के लिए उस गुड्स को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 169 में जिसमें हम पढ़ेंगे व्हेन द फाइंडर ऑफ द थिंग्स कॉमनली ऑन सेल मे सेल इट। अगर कोई फाइंडर ऑफ थिंग्स है वो कॉमनली सेल पर है तो उसको सेल कैसे करा जाएगा ये हमें 169 में बताया है। व्हेन ए थिंग विच हैज़ बीन कॉमनली टू सब्जेक्ट ऑफ द सेल इज़ लॉस्ट, अगर कोई थिंग है जिसकी सेल होना है, ठीक है, अगर वो क्या है खो जाती है तो ओनर कैन नॉट रीजनेबल डिलीजेंस टू बी फाउंड, और ओनर ने क्या है रीजनेबल डिलीजेंस नहीं, सावधानी नहीं बरती है, तो इफ़ ही रिफ्यूज़ और उसने डिमांड पर रिफ्यूज़ कर दिया है लॉफुल चार्ज पेमेंट करने के लिए फाइंडर को, तो फाइंडर क्या है उस थिंग्स को सेल कर सकता है। किन केसेस में इसमें बताया फर्स्ट प्रोविजन में हमें बताया व्हेन द थिंग्स इज इन डेंजर एंड पेरिसिंग ऑफ लूजिंग ऑफ ग्रेटर पार्ट ऑफ द वैल्यू। इसमें क्या बताया है अगर वो जो थिंग है वो डेंजर में है वो या फिर वो
पेरिसिंग होने वाली है, लूजिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ द, उस क्या है, उस थिंग्स का कोई ग्रेटर पार्ट है वो क्या है, लूज होने वाला है, वो डिफेक्ट होने वाला है उसमें, तो उस केस में क्या है, फाइंडर ऑफ गुड्स वाला पर्सन क्या है उसको सेल कर सकता है। और सेकंड में क्या बताया है, व्हेन द लॉफुल चार्ज ऑफ द फाइंडर, या फिर क्या है उसका कोई लॉफुल चार्ज जैसे एक्सपेंसेस है या फिर कोई इनक्योर्ड करी है उसने, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग, उस थिंग्स को फाउंड करने में, तो अमाउंट ऑफ 2/3 ऑफ द वैल्यू, या फिर कोई 2/3 वैल्यू है उसका अमाउंट का, तो वो उससे क्या है सेल करके ले सकता है। ठीक है, सेक्शन 170 में हम आते हैं बेलीज पार्टिकुलर लियोन। इसमें क्या बताया है हमें, वेयर द बेली हैज़ इन अकॉर्डेंस विद द पर्पज ऑफ द बेलमेंट, बेली क्या है बेलमेंट के पर्पज़ के हिसाब से रेंडर एनी सर्विस इन्वॉल्विंग द एक्सरसाइज ऑफ लेबर, लेबर को एक्सरसाइज मतलब लेबर चलाता है उस केस पर बेलमेंट पर, एंड स्किल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स बिल्ड, और यह क्या है मतलब कोई स्किल रखता है जो उसने गुड्स बिल्ड करी, हैज़ इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की एब्सेंस में, जो कोई एब्सेंस कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज प्रोविजन के एब्सेंस में, राइट टू रिटेन द गुड्स, गुड्स को रखने का राइट रखता है, अंटिल ही हैज़ रिसीव्ड ड्यू रिम्यूनरेशन फ्रॉम द सर्विस हैज़ बिन रेंडर इन रेस्पेक्ट ऑफ द देम। इसमें क्या बताया गया है हमें कि वो बेली क्या है, उसके बजाय बेलमेंट में गुड्स लेने के बजाय कोई अपना मुआवजा कैसे ले सकता है कि बेली हैज़ इन अकॉर्डेंस, बेली बेलमेंट के पर्पज़ के हिसाब से उस पर कोई लेबर एक्सरसाइज करता है या फिर कोई सर्विस करवाता है अपनी स्किल पर जो गुड बेल्स हुआ है, तो अदरवाइज प्रोविज़न की बजाय वो उसमें से रिम्यूनरेशन ले सकता है और उसके संबंध में ये सर्विस कर सकता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं ए डिलीवर ए रफ डायमंड टू बी ऑन ए ज्वेलर टू बी कट एंड पॉलिश एंड विच इज अकॉर्डिंग टू विडन बी इज एंटाइल्ड टू रिटेन द स्टोन टिल ही हैज़ बीन पेड द सर्विस ही हैज़ बीन रेंडर। इसमें क्या बताया, ए डिलीवर करता है अपना कोई रफ डायमंड बी को, ज्वेलर है जो कि उसको कट करे और या पॉलिश करे, तो इसके अकॉर्डिंग बी उसको अपने पास रखता है जब तक कि वो उसकी सर्विस का रेमुनरेशन उसको ना दे दे। ठीक है, बी लेकिन इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं कि ए गिव करता है क्लॉथ टू बी, मतलब बी इलस्ट्रेशन में हम पढ़ते हैं एक क्लॉथ देता है बी को, एक टेलर है कि एक कोट बनाने के लिए, बी प्रोमाइज करता है कि वो कोट डिलीवर कर देगा जैसे ही वो कोट बनना ख़त्म हो जाएगा, तो टू गिव 3 मंथ्स, इसके लिए वो उसको 3 मंथ्स देता है फॉर क्रेडिट फॉर द प्राइस, उस प्राइस को देने के लिए। तो बी उस केस में एंटाइल नहीं होगा उस कोट को रिटेन करने के लिए कि जब तक कि उसको पेड नहीं किया जाए, क्योंकि उसके पास स्पेसिफिक टाइम दे दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 171 की तरफ, जिसमें जनरल लियोन ऑफ बैंकर फैक्टर्स एंड वेयर फिंगर्स अटॉर्नी एंड पॉलिसी ब्रोकर, कि मतलब उनके मुआवजे में क्या क्या मिलेगा, बैंकर या फैक्टर, वेयर फिंगर, अटॉर्नी ऑफ द हाई कोर्ट या पॉलिसी ब्रोकर में इन एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रेरी टू द गन रिटेन सिक्योरिटी वो रख सकते हैं अपने पास में जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट के केस में, और जो गुड्स बिल्ड हुआ है उनके लिए नो अदर, इसके बजाय कोई व्यक्ति है जो उस सिक्योरिटी को अपने पास में नहीं रख सकता है। इस सेक्शन में इतना ही बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम बेलमेंट ऑफ प्लेट्स कि बेलमेंट के पार्ट्स में प्लेट्स कैसे होगा, तो उस केस में हमें सेक्शन 172 से बताया है। इसमें हम पढ़ते हैं प्लेट्स, प्लेट्स क्या होता है ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ये पावनर या पावनी क्या होते हैं, कौन से पर्सन होते हैं, ये भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज ए सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट एंड परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोमाइज, अगर कोई भी गुड्स हम किसी को डिलीवर करते हैं फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए तो उसे हम बेलमेंट कहते हैं, लेकिन क्या है वो बेलमेंट का कोई गुड्स सिक्योरिटी के रूप में दिया जाता है और उसकी कोई पेमेंट दी जाती है उसके रिटर्नेबल, उसके रिप्लेसमेंट में, या कोई प्रोमाइज परफॉर्म किया जाता है, तो को हम प्लेट्स कहते हैं, और जो बेलर है उसको हम पाउनर कहेंगे और बेली को हम पाउनी कहेंगे। ठीक है, आगे आते हैं हम सेक्शन 173 की तरफ, जिसमें पाउनीज राइट टू रिटेन, कि पाउनी अपने पास रिटेन कब रख सकता है उस गुड्स को। द पाउनी में रिटेन द गुड्स प्लेट्स नॉट ओनली फॉर पेमेंट ऑफ द डेब्ट्स फॉर द परफॉर्मेंस, वो क्या है पेमेंट के लिए और परफॉर्मेंस के लिए ही नहीं रखेगा, बट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द डेब्ट, कि उस डेब्ट पर कोई इंटरेस्ट अराइज होता है तो वो उसके लिए भी, या नेसेसरी एक्सपेंसेस जो उसने उस पर खर्च किए हैं उस प्लेस को करने के लिए, उसके लिए वो गुड्स को अपने पास में अपने प्रिजर्वेशन में या पोजेशन में रख सकता है। ठीक है,
सेक्शन 174 में हम पढ़ते हैं पाउनी नोट टू रिटेन फॉर डेब्ट एंड प्रोमाइजी अदर देन दैट फॉर विच द गुड्स आर प्लेड। पाउनी नहीं रखेगा, रिटेन नहीं करेगा उस डेब्ट्स को या प्रोमाइजी का अदर देन अगर गुड्स प्लेस नहीं हुआ है जब तक। तो इसमें प्रिजम्पशन क्या है, इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट एडवांटेज में कि पाउनी शैल नॉट इन एब्सेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द इफेक्ट रिटेन द गुड्स, मतलब प्लेड्स वाले गुड्स को वो क्या है अपने पास रखता है किसी डेब्ट के लिए प्रोमाइजी के लिए अदर देन उस डेब्ट और प्रोमाइजी की बजाय जो कि उसके लिए प्लेड्स हुआ है। मतलब प्लेड्स की किसी डेब्ट और प्रोमाइज की बजाय वो अदरवाइज किसी डेब्ट और प्रोमाइज को अपने रिटेन में रखता है। बट सच कॉन्ट्रैक्ट इन एब्सेंस ऑफ एनीथिंग कंट्रेंट शैल बी परज्यूम इन रिगार्ड ऑफ सब्सिक्वेंट एडवांसेस मेड बाय पाउनी। तो इसमें क्या कहा गया है कि उस कॉन्ट्रेरी मतलब कॉन्ट्रैक्ट में अदरवाइज प्रोविज़न की बजाय ऐसा प्रिज्यूम किया जाएगा, ऐसा मतलब अंदेशा लगाया जाएगा कि सब्सिक्वेंटली एडवांटेजमेंट लेता है पाउनी उस प्लेज से, ठीक है। और अदरवाइज उसने कोई डेब्स या फिर कोई प्रोमाइज जो प्लेड्स की बजाय थे वो रखे थे, ठीक है। सेक्शन 174 में हमें ये बताया है। सेक्शन 175 में बताया है पाउनीज राइट एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेज इनक्योर्ड। पाउनी का राइट कब होगा, जब उसने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेज इनक्योर्ड करे इन ए प्लेड्स, देन द पाउनी इज एंटाइल्ड टू रिकवर फ्रॉम द पाउनर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेज इनक्योर्ड बाय हिम फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स प्लेड्स। तो वो क्या है, वो उससे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेज जो उसने इनक्योर्ड करे वो पाउनर से ले सकता है, ठीक है। सेक्शन 176 में हम पढ़ते हैं पाउनीज राइट वेयर द पाउनर मेक डिफॉल्ट। पाउनीज का राइट कब होगा, जब पाउनर ने डिफॉल्ट करी, इफ़ द पाउनर मेक एनी डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ डेब्ट। मतलब वो डेब्ट को पेमेंट करने में अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है या प्रोमाइज को परफॉर्म करने में कोई डिफ़ॉल्ट करता है, देन एट अ स्टिमुलेट टाइम ऑफ प्रोमाइजी, तो वो प्रोमाइज के लिए जो स्टिमुलेट टाइम उसको दिया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स, जो गुड्स प्लेड्स किया गया है उसके लिए कोई स्टिमुलेट टाइम दिया गया है, तो पाउनी एक सूट ला सकता है उसके अगेंस्ट में उन डेब्ट्स और प्रोमाइज पर, और गुड्स को जो प्लेड्स किया गया है अपने पास में रिटेन कर सकता है एज ए सिक्योरिटी के रूप में, और उसको सेल कर सकता है प्लेड्स को, और पाउनर को रीजनेबल नोटिस दे सकता है उस सेल का, ठीक है। इसमें सेकंड पार्ट में बताया है इफ़ द प्रोसीड ऑफ द सच सेल आर लेस, अगर वो सेल की प्रोसीड उस लेस अमाउंट से कम है जो कि डेब्ट उसके लिए परफॉर्मेंस करना, पेमेंट करना नेसेसरी है, तो उस केस में क्या इन रेस्पेक्ट ऑफ द डेब्ट ऑफ प्रोमाइजी, तो पाउनर रेस्पॉन्सिबल होगा पे करने के लिए बैलेंस अमाउंट एज ए रिमेनिंग अमाउंट एंड द प्रोसीड ऑफ द सेल एज ग्रेटर, अगर ग्रेटर में है तो पाउनी में ओवर द सरप्लस ऑफ द पाउनर, तो क्या है पाउनी उसका कोई भी पार्ट है जो कि उसने रिमेन करा है अब अपना एक्सपेंसेस इंक्योर्ड करके एडजस्ट करके, तो वो उसको रिटर्न कर देगा, ठीक है। सेक्शन 177 में हम पढ़ते हैं डिफॉल्टिंग पाउनर्स राइट टू रिडीम। क्या है, अगर पाउनर्स का राइट का डिफ़ॉल्ट होता है तो वो कैसे रिडीम करता है। इफ़ ए टाइम टू बी स्टिमुलेट फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट और द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमाइजी, अगर कोई टाइम स्टिमुलेट किया गया है किसी डेब्ट के मतलब प्लेस के डेब्ट के लिए या प्रोमाइज के परफॉर्मेंस के लिए, तो प्लेस उसमें किया गया है, तो पाउनर अगर डिफ़ॉल्ट करता है कि पाउनर ने ना तो पेमेंट करी ना उस प्रोमाइज को परफॉर्म करा, तो उस पेमेंट और परफॉर्मेंस के लिए क्या है उस टाइम में वो रिडीम कर सकता है उस गुड्स को, प्लेट्स को सब्सिक्वेंट टाइम में जब वो एक्चुअल सेल हुई। मतलब क्या है, पाउनी अगर उस पर सेल करता है तो पाउनर उस गुड्स को क्या है रिडीम कर सकता है। एंड बट सेकेंड पार्ट में बताया है बट ही मस्ट इन केस पे इन एडिशन एनी एक्सपेंसेस विच हैज़ बीन अराइव फ्रॉम हिज डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर उसके डिफ़ॉल्ट से कुछ ऐसा कार्य हुआ है कि उसके मतलब डिले हुई है, तो वो एक्सपेंसेस को क्या करेगा, जो एक्सपेंसेस अराइज हुआ है उसमें वो पे कर देगा पाउनर, ठीक है। सेक्शन 178 में हम पढ़ते हैं प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट, कि मर्केंटाइल एजेंट के द्वारा प्लेज कैसे होगी। व्हेन द मर्केंटाइल एजेंट विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, ओनर की कंसेंट के बिना जिसके पोजीशन में गुड्स है या डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स है, एनी प्लेज जिसके लिए क्या प्लेज किया गया है, व्हेन एक्टिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड मर्केंटाइल एजेंट शैल एज वैलिड इफ ही हैज़ बीन एक्सप्रेसली ऑथराइज बाय द पाउनर ऑफ द गुड्स, कि वो एक्सप्रेसली ऑथराइज है उस गुड्स के ओनर के द्वारा, एंड प्रोवाइड द पाउनी एक्टिंग, और गुड फेथ में पाउनी के द्वारा एक्ट किया गया एट द टाइम ऑफ द प्लेस द नोटिस, तो उसमें क्या है पाउनर को नोटिस दे दिया जाएगा। तो इसमें क्या है मर्केंटाइल एजेंट के पोजीशन या ऑर्डिनरी कोर्स बिजनेस में अगर वो प्लेस हुआ है तो वो एंटाइल करता है, ठीक है। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में बताया है कि इन दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन मर्केंटाइल एजेंट एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल शैल मीनिंग द इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स में जो हमें मीनिंग डिफाइन किया गया है, ठीक है।
178A में हम पढ़ते हैं प्लेड्स बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। प्लेड्स कैसे होगा अगर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के पोजीशन में प्लेड्स कैसे होगा उस व्यक्ति के द्वारा जिसके पोजीशन में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, व्हेन द पाउनर हैज़ बीन ऑब्टेन द पोजीशन ऑफ गुड्स, अगर कोई पाउनर है जिसने गुड्स का पोजीशन ले लिया है प्लेड्स के द्वारा अंडर एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 19 एंड 19A, बट द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन रेस्काइंड एट एनी टाइम ऑफ द प्लेड्स। तो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वो जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो प्लेड्स के टाइम पर रेस्काइंड हो जाएगा और पाउनी क्या करेगा, एक्वायर करेगा गुड्स टाइटल ऑफ द गुड्स एंड प्रोवाइड द एक्ट, और एक्ट कार्य करेगा गुड फेथ में विदाउट द नोटिस, पाउनर की ड्यूटी के पाउनर के नोटिस के बिना, पाउनर को उसके बारे में नॉलेज के बिना वो ऐसा कार्य करेगा। ठीक है, सेक्शन 179 में हम पढ़ते हैं प्लेड्स व्हेन द पाउनर हैज़ ओनली ए लिमिटेड इंटरेस्ट। प्लेड्स कब होगा, जब पाउनर एक लिमिटेड इंटरेस्ट रखता है। व्हेन द पर्सन प्लेड्स गुड्स इन विच ही हैज़ ओनली ए लिमिटेड इंटरेस्ट द प्लेड्स इज वैलिड टू द एक्सटेंड ऑफ द इंटरेस्ट। तो प्लेड्स उस एक्सटेंड तक, उस इंटरेस्ट तक जो एक्सटेंड हमें बताया गया है इस मैनर में, उस एक्सटेंड तक प्लेड्स वैलिड रहेगा। उसके अदरवाइज एक्सेस में वो क्या है, वॉइड हो जाएगा। और उस केस में क्या है, शूट बाय बेली के द्वारा की जाएगी, बेलर के अगेंस्ट में व्रॉन्गडोअर के लिए। ठीक है, में पढ़ते हैं हम शूट बाय बेलर एंड बेली अगेंस्ट द व्रॉन्गडोअर। तो शूट बेलर और बेली के अगेंस्ट में लाई जाएगी व्रॉन्गडोअर के लिए। इफ़ ए थर्ड पर्सन व्रॉन्गफुली डिराइव द बेली, अगर कोई थर्ड पर्सन व्रॉन्गफुली डिराइव करता है बेली से यूज एंड पोजीशन ऑफ गुड्स बेल्ड एंड डज नेम एनी इंजरी, या फिर मतलब उस गुड्स का पोजीशन ले लेता है, उसको अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करता है और उसमें बेली या बेलर को इंजरी करता है, तो बेली इज एंटाइटल्ड टू रेमेडीज ओनर द माइट हैव बीन यूज लाइक दिस, मतलब वो ओनर की तरह क्या है, एंटाइल करता है रेमेडीज। एंड इफ़ नो बेलमेंट, अगर उस केस में क्या है बेलमेंट नहीं की गई, देन आइदर बेलर और द बेली में शूट। तो अगर बेलमेंट का पर्पज़ नहीं है तो बेलर और बेली क्या है, शूट ला सकते हैं उस थर्ड पर्सन के अगेंस्ट में डिप्राइवेशन और इंजरी के लिए। ठीक है, आगे आते हैं सेक्शन 181 में, जिसमें अपॉर्चमेंट ऑफ रिलीफ कंपनसेशन ऑब्टेन बाय सच शूट। अगर कोई रिलीफ है, उसका कोई पोर्शन है या फिर कोई पार्ट है या कंपनसेशन जो ऑब्टेन किया गया शूट के द्वारा, दो वो कैसे होगा, वट एवर इज ऑब्टेन बाय द वे ऑफ रिलीफ एंड कंपनसेशन इन एनी शूट सेल एज बिटवीन द बेलर एंड बेली शैल बी डील विद अकॉर्डिंग रेस्पेक्टिवली इंटरेस्ट। तो जो जो इंटरेस्ट बेलर और बेली का है उनके मैनर में उनको पोर्शन में वो डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और बिलमेंट का चैप्टर 9 यहीं ख़त्म होता है 181 तक। अब